हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। डेली आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है। आज तीसरे दिन हम डिस्कस करने वाले हैं GS3 का टॉपिक। और GS3 इकोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो सब टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि व्हाट डज द डाइवर्जेंस इन GDP एंड GVA नंबर्स इंडिकेट, इज इट अ वरिंग साइन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस असेस। अब आपने असेसमेंट देना है, मतलब आपने ये बताना है कि क्या ये फ्यूचर साइन है या नहीं है, और अगर आप नहीं भी बता पा रहे हैं तो उसका कारण बताना है ना। असेसमेंट यही होता है, या तो आप उसको बताएंगे कि हो रहा है इससे अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, या आप बताएंगे कि नहीं हो रहा है, या आप बताएंगे कि हम ये पता नहीं लगा सकते। देखिए इस केस में ऐसा ही कुछ है। GDP और GVA के बीच में जो डाइवर्जेंस आती है वो जरूरी नहीं कि किसी इकोनॉमिक इशू की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आती हो, लेकिन कई केसेस में ऐसा हो भी सकता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक आंसर को लिखेंगे जिसमें हम ओपिनियंस रखने हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, एंड में असेसमेंट करके हमने अपना ओपिनियन देना है। खैर, जो भी इस तरीके के सवाल होते हैं, GDP, GVA, GST या कोई इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस, नेचुरल साइंसेस के आसपास घूमते हुए क्वेश्चंस, या इकोनॉमी का मतलब सोशल साइंसेस के आसपास होते हुए क्वेश्चंस, आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि डेफिनेशन से स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ हमें ये पता है कि हमें डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीसेंट इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को लेके बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमने नोटिस किया है कि GDP और GVA नंबर्स में डाइवर्जेंस है। नंबर्स में डाइवर्जेंस होने का मतलब जो GDP का ग्रोथ रेट है वो एक साल में GVA से ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू GVA, और एक साल में कम रहा। अब यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है। कैसे करेंगे? हम बताएंगे पहले कि GDP का मतलब क्या होता है, GVA का मतलब क्या होता है, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे ताकि सिंपल तरीके से हम बता सकें कि क्यों ऐसा गैप आ रहा है। बोथ आर टूल्स टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। GDP क्या मेजर करता है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम हम जनरली क्वार्टरली देखते हैं, Q1, Q2, ऐसे Q3, Q4, और फाइनली हम फाइनल GDP देखते हैं, एनुअल GDP, है ना वो। और अब GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ और नहीं, GDP तक पहुंचने का एक तरीका है, वन ऑफ द तरीका। जब आप GDP की कैलकुलेशन देखते हो तो जनरली आप तीन तरीकों से देखते हो। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो ये वैल्यू एडेड मेथड होता है ना GDP कैलकुलेट करने का, उसमें हम पहली स्टेज में GVA निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ही निकालते हैं। तो GDP और GVA में आमतौर पे मैथमेटिकल डिफरेंस होता है, कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इस मैथमेटिकल डिफरेंस या इस अप्रोच के डिफरेंस की वजह से उनके नंबर्स में थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ सकता है। अब कैसे हो रहा है? GVA क्या कहता है? द वैल्यू एडेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब मान लीजिए कि एक फार्मर है और वो वीट उगा रहा है। वीट उगाने के बाद उसने वो एक उसने बेचा 5 रुपए में। ठीक है, उस पूरे के पूरे वीट की एक ब्रेड बनी। ठीक है, और ब्रेड बनी 10 रुपए की। ठीक है, तो ब्रेड बेची 10 रुपीज में। तो अब वैल्यू एडेड यहां से यहां तक अगर हम ऐसे 5 + 10 कर देंगे तब तो क्या होगी? ब्रेड की वैल्यू 15 होगी। लेकिन हमें पता है कि इस ब्रेड में 5 रुपए, 5 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द वीट, एंड 5 रुपीज इज द वैल्यू एडेड व्हेन यू मेक ब्रेड फ्रॉम वीट। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि हमें पता है कि फाइनल वैल्यू 10 रुपीज है। अगर हम डबल काउंटिंग करते कि ब्रेड की वैल्यू 10 रुपए है और वीट की वैल्यू 5 रुपए है, तो हमारे पास आंसर आता कि भाई 15 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 10 रुपए का हुआ है। इसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड से हम GDP पे पहुंचते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से हम नेशनल इनकम निकालने के जरिए ही जा रहे हैं। GVA की जो कैलकुलेशन है वो 2015 में इंडिया ने एक नए स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए थे, जिसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से।
हम इसीलिए अडॉप्ट कर रहे थे ताकि हम अपने आप को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रख सकें। और वहां पे कहा जाता है कि आप जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड हम 2015 से हमारे लिए एक मेट्रिक है जिससे हम इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को देखते हैं। अब नेशनल इनकम में जो जीडीपी है वो एक्सपेंडिचर देखता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इकोनॉमी में, उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर देता है। और वैल्यू एडेड जीवीए में क्या होता है, वैल्यू एडेड में वो सप्लाई साइड देखता है, यानी कि हर जगह कितने वैल्यू की प्रोडक्शन हो रही। सप्लाई और डिमांड, डिमांड मतलब मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, सप्लाई मतलब कि मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं उस पर खर्चा करने वाला हूं। बस ये अप्रोच का फर्क है। अब जीडीपी का बेसिकली व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो जीवीए में यानी कि जो आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस की है, मान लो ये ब्रेड प्रोड्यूस की है, अब मैंने इसको खरीदना है, मैं कंज्यूमर हूं, तो जीडीपी मेरी तरफ से, मेरी साइड से देखा जाएगा। तो मैं कंज्यूमर हूं तो मैं कुछ अमाउंट दूंगा। मान लीजिए ब्रेड थी 10 रुपए की, पर मैंने इस ब्रेड पे जीएसटी भी भरा है। वो जीएसटी हो सकता है 5%, 12%, कुछ भी हो। तो हो सकता है कि मैंने 12% जीएसटी भरा तो ये 11.2 रुपीज़ की मैंने ब्रेड ली। फिर हो सकता है सरकार इस पे सब्सिडी देती हो, है ना, सरकार इस पे सब्सिडी देती हो, 10 रुपए की सब्सिडी देती है ब्रेड पे, तो कितना बच गया? माइनस हो गया। तो अंत में मैंने कितना पैसा दिया ब्रेड के लिए? मैंने तो 1.2 रुपीज़ दिए। तो जीडीपी क्योंकि मेरी साइड से, डिमांड साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो 1.2 रुपीज़ विल बी द वैल्यू। तो जीवीए जीडीपी के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब उसी को आप इक्वेशन पढ़ी है आपने मैथ्स में, स्कूल में पढ़ी होंगी 8th एंड 9th में। वहां पे क्या करोगे, जीवीए को इस साइड ले जाओगे, जीडीपी को इस साइड ले आओगे, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जीडीपी जीवीए से हायर कब होगा? डाइवर्जेंस आएगी ना। अब इसमें डाइवर्जेंस कैसे आएगी? जीडीपी जीवीए से हायर तब होगा इफ द गवर्नमेंट अर्न्ड मोर फ्रॉम टैक्सेस देन इट स्पेंड्स ऑन सब्सिडी। सीधी सी बात है ना। माइनस में टर्म है, मान लीजिए ये x है, x, इसमें हम ऐड कर रहे हैं y प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए x है, x में हम ऐड कर रहे हैं y माइनस जेड। ठीक है, तो x है जीडीपी। अब इसमें मैं टैक्सेस ऐड करूंगा और सब्सिडी माइनस करूंगा। अगर सब्सिडी ज़्यादा होगी तो जीडीपी कम हो जाएगी, अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो जीडीपी बढ़ जाएगी। बस यही डाइवर्जेंस चीज़ें लेके आ जाती है। जीडीपी और जीवीए में डाइवर्जेंस आ जाता है। तो जीडीपी प्रोवाइड डिमांड साइड, जीवीए प्रोवाइड सप्लाई साइड। अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आपने बताना है कि इन दोनों में जो ये फर्क है ये इंडिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम रीसेंट एग्जाम्पल दे के बताएंगे। तो रिसेंटली देयर वाज सम डाइवर्जेंस। तो जीवीए से पीछे था जीडीपी 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021, और 2022 में जीडीपी आगे था, जीवीए पीछे। ये कैसे हो रहा था? फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीडीपी जीवीए से कम था 180 बेसिस पॉइंट, मतलब कि जैसे 10 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.1। ठीक है, तो 180 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1.8। ठीक है, अब 1.8% जो था ग्रोथ रेट जीडीपी का कम था जीवीए से। वो क्यों ऐसा? वो इसलिए हुआ, वो किस लिए हुआ होगा खुद सोचो। सब्सिडी ज़्यादा दे दी होगी और टैक्सेस कम कलेक्ट किए होंगे। तो कोविड के बाद तो क्या हुआ कि फूड सब्सिडी का बिल बहुत ज़्यादा राइज कर गया और टैक्स कलेक्शन कम हो गई, इस वजह से जीडीपी लैग कर गया। अब दूसरी बार क्या होगा, FY22 में क्या होगा? FY22 में टैक्स कलेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ी और आपकी सब्सिडीज थोड़ी कम हो गई एज कंपेयर टू FY21। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाओ। अब आपको पता लग गया कि जीडीपी आगे निकल गया होगा जीवीए से, क्योंकि यहां तो मैंने टैक्स से ज्यादा कलेक्ट कर लिए। यही हो रहा है, बस यही डाइवर्जेंस है। ठीक है, सो दिस डाइवर्जेंस इज देयर बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। और अगर दीज टू फैक्टर्स की वजह से हमें डाइवर्जेंस नजर आ रही है तो इससे हमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है अनटिल अनलेस हम माइक्रो एनालिसिस ना कर लें, यानी कि कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ी, कौन से सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुई। ये चीज ना देखें
तो हम नहीं बता सकते हैं कि डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, ये चीज़ आपने बतानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप बताओगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वरिंग साइन क्यों है ना, नेक्स्ट हेडिंग यही है, वरिंग साइन क्यों है। अगर जीडीपी लैग करता है, जीवीए से पीछे रहता है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये कि टैक्सेस कम कलेक्ट हुए हो सकते हैं। अगर टैक्सेस कम कलेक्ट हुए हो सकते हैं तो इसका मतलब आगे जाके हमारी फिस्कल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, हमने सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे दी, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करता है, माइक्रो एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि क्या ये डाइवर्जेंस प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। और आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है और इकोनॉमी का नहीं, तो आप एक्सट्रीमली हाई लेवल का एनालिसिस नहीं करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जीडीपी और जीवीए के बीच में। अदरवाइज हम देखें तो जीडीपी और जीवीए का डिफरेंस जो है, इनके बीच में अगर डिफरेंस है, अब डिफरेंस कब आएगा, या तो मैं सब्सिडीज दे रहा हूँ या तो मैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा होगा, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आ सकता है। एक केस ये भी हो सकता है। अगर ये इस कारण की वजह से डाइवर्जेंस आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करेगा तो गुड क्वालिटी जॉब्स बनेगी, इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन ये एक सिनारियो है, ये एक सिनारियो है और हम लोग बस एक सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं। वी डोंट नो इफ वी एग्जैक्टली हैव दैट सिनारियो वर्किंग और नॉट। बस यही चीज आपने समझानी है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस का तभी फर्क पड़ता चलेगा जब हमें एक्चुअल डेटा पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि जीवीए की, जीवीए में क्या होता है, हमारे यहाँ 8 सेक्टर्स का डेटा निकाला जाता है अलग अलग, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम वो डेटा को देखें और उस डेटा के हिसाब से जीवीए की फ्लक्चुएशन स्टडी करें, तब तो हम कह सकते हैं कि ये फलाना सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है ना, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर नहीं ग्रो कर रहा है। बट डाइवर्जेंस मात्र से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो अगेन यू विल से कि जीवीए हमें सेक्टोरल डेटा देता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डाइवर्जेंस से हमें पता नहीं चलेगा कि वरीसम है या नहीं। सो इफ द डाइवर्जेंस इज कमिंग विद इन जस्ट सर्टन सेक्टर्स, अगर सिर्फ कुछ सेक्टर्स में जीवीए जो है वो जीडीपी से बहुत कम हो रहा है, तो उस चीज से हमें उसको और एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, कि हम कुछ ज्यादा ही सब्सिडी तो नहीं दे रहे या हम कहीं कुछ कम टैक्स कलेक्ट तो नहीं कर रहे। बॉटम लाइन आपकी इस क्वेश्चन की यही रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस इन सच अ क्वेश्चन। फिर आप बताओगे कि हाई जीडीपी ग्रोथ का मतलब भी ये नहीं होता है कि जॉब इनकम इंक्रीज होगा। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स अपने आप में अकेले में दे आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम तभी तो बहुत सारे इंडिकेटर स्टडी करते हैं। हम करंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं, कंट्री का कितना है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, कंट्री का कितना है, मीन्स टू से फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है, हम इंटरेस्ट रेट्स देखते हैं कंट्री में किस तरीके से चल रहे हैं, हम इन्फ्लेशन रेट्स देखते हैं, महंगाई दरें देखते हैं, ठीक है, हम करेंसी एक्सचेंज रेट देखते हैं, ठीक है, हम एफडीआई की वैल्यू देखते हैं। ये तो सब इंडिकेटर्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तभी हम जज कर सकते हैं कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, गवर्नमेंट डेट कितना है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डाइवर्जेंस वी कैन नॉट जज। हमने सिनेरियो दे दिए कि हाँ, अगर एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो रहा है तो फिर हो सकता है वरिंग साइन है, बट ऑन इट्स ओन इट्स नॉट अ वरिंग साइन। अब ये जो मेजर्स हैं ये डिफरेंट पेसेस पे हैं और इनकी खुद की शॉर्टकमिंग्स भी। अब जीडीपी जीवीए के बारे में बता रहे हो तो इनके 2-3 शॉर्टकमिंग बता दो। जीडीपी की क्या शॉर्टकमिंग है, हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को कवर करते हैं या नहीं, हम क्लियर नहीं है। हम जीडीपी इंक्रीज से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, उसको मेजर नहीं करते, लोग कितने डिस्प्लेस हो रहे हैं उसको मेजर नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी कितनी हो रही है सोसाइटी में हमें वो नहीं पता, हमें तो बस टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू पता है, चाहे वो महाराष्ट्र में सारा का सारा प्रोडक्शन हो रहा हो लेकिन पूरी कंट्री का तो बढ़ रहा है बस। अब जीवीए में क्या है, जीवीए क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड डेटा देता है, सेक्टोरल डेटा देता है, तो उसको मल्टीपल सेक्टर से ये डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। जब डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे लिए भी वो प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या डेटा रिलायबल है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एनीवेज, हमने क्या असेस कर दिया, हमने असेस कर दिया कि जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस होने से कोई बता नहीं सकता है कि इकॉनमी किस तरफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे और इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे देखने होते हैं। अब जीवीए जो है वो हमें पता है कंक्लूजन है, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट।
वी नो दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। GVA आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब लाता है और आपको सेक्टोरल डेटा स्टडी, एक पर्टिकुलर सेक्टर स्टडी करने में मदद करता है, तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर भी हमने पॉइंट लिखा था। जबकि GDP आपको ओवरऑल पिक्चर इकोनॉमी की देता है, पब्लिक के कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल पिक्चर देता है। तो अल्टीमेटली जब भी हम GDP GVA में डाइवर्जेंस देखें, हम सिर्फ एक ट्रेंड से एनालाइज नहीं कर सकते, हमें मैक्रो एनालिसिस करके, माइक्रो एनालिसिस करके उसको देखना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे आने वाले फ्यूचर साइन ये हैं या नहीं है, या कंसर्न्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द मैनर इन विच यू विल डिजाइन दिस आंसर। ठीक है, आप हो सकता है आपके पास और भी पॉइंट्स हों, आप और भी पॉइंट्स बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, बिकॉज नो आंसर इज अ परफेक्ट आंसर। हर आंसर में कुछ ना कुछ एडिशन हो सकता है, हर आंसर में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड और हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जिस वक्त, वो 7-8 मिनट का वक्त है, उसमें आप कितनी नॉलेज जो है अपनी समन कर पाते हो उस आंसर को लिखने के लिए। वो चीज़ आप डेवलप करेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और उस प्रैक्टिस में आपका साथ देने के लिए मैं आपके साथ यहीं रहूँगा, और हर दिन जो हमारा शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से आपके साथ आंसर राइटिंग करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने आंसर को अटेम्प्ट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।